अटूट बंधन साहित्य संवाद में हम कुछ नई किताबों पर बातचीत करने के लिए फिर से हाजिर हैं। और चूंकि ये समय कल से पुस्तक मेला शुरू हो रहा है और बहुत सारी नई नई किताबें आ रही हैं, तो इसलिए एक सेकंड आवाज को तो इन नई किताबों पर बातचीत का इससे ज्यादा मुफीद माहौल कोई और हो नहीं सकता था, क्योंकि नई किताबें हमारे ज्ञान का ही दरवाजा नहीं खोलती, हमें नई दृष्टि भी देती है। ऐसी ही एक नई दृष्टि देती हुई किताब है जिस पर हमने अटूट बंधन के जो इतने समय से बंद कार्यक्रम थे उनको शुरू करने के लिए उस किताब का चयन किया, क्योंकि ये भी किताब एक नई दृष्टि देती है। और ये किताब है लोकप्रिय कथाकार सिनेवाली की हेती। और बड़े ही सुखद संयोग की बात है कि ये किताब मुझे आज ही, मतलब मैंने ऑर्डर कर दी थी और इसको आज ही मुझे प्राप्त हुई। तो ये दो बड़ी खुशियां थी कि एक तो शुरुआत एक ऐसी किताब से की जाए जो हमें नई दृष्टि दे रही है, और दूसरा इसका एक तरह से विमोचन भी अटूट बंधन के माध्यम से आज हो गया। तो कल जब, क्योंकि पुस्तक मेला शुरू हो रहा है और पुस्तक मेले में जो किताबों का नई नई किताबें आप सब लोग पढ़ेंगे, तो उन किताबों के माध्यम से जो हमें जीवन दर्शन प्राप्त होगा, उन किताबों के माध्यम से जो हमारे जीवन का दृष्टिकोण व्यापक होगा, उस पर बात करने के लिए आज हमने इस किताब को चुनते हुए हम लेखिका सिनेवाली जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सिनेवाली जी। और आपसे आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम हमने रखा है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल इसलिए क्योंकि जब अटूट बंधन में इस किताब का अंश प्रकाशित हुआ तो बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आए और मुझे लगा कि क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर एक लेखक से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कोई दे नहीं सकता है, तो इसको प्रश्नकाल के तौर पर हम इससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सिनेवाली का छोटा सा परिचय, हालांकि सिनेवाली परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी छोटा सा परिचय सिनेवाली का हम करना चाहेंगे कि सिनेवाली जी के 2 कथा संग्रह हंस अकेला रोया और गुलाबी नदी की मछलियां प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण कहानियों पर संपादित संग्रह आधुनिक ग्राम्य कथाएं, डोगरी, पंजाबी, उर्दू और अंगिका में कहानियों का अनुवाद हो चुका है। अन्य साहित्यिक उपलब्धियां सगुनिया काकी की खरी खरी व्यंग्य संग्रह नौटनल पर प्रकाशित है। कर्तव्य बायस कहानी का हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा नाट्य मंचन किया जा चुका है। रहो कंत होशियार कहानी का लखनऊ में नाट्य मंचन हुआ है। रेडियो शिकागो में कहानी वाचन, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं ब्लॉग में कहानियां प्रकाशित हैं। पुरस्कार हैं अंग मदद फाउंडेशन सम्मान और जयपुर साहित्य सम्मान। तो बहुत बहुत स्वागत सिनी वाली जी। और पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब भी सिनेवाली का नाम आता है तो पाठक के मन में पहली बात आती है ग्रामीण कथाओं की, क्योंकि ग्रामीण कथाओं के रूप में सिनेवाली की एक बहुत पुख्ता पहचान बन चुकी है, जो ग्रामीण के आंचलिक भाषा का प्रयोग करती हैं, जो हमारे गांव के सुख और दुख को ऐसे उकेर देती हैं जैसे लगता है हम जो है गांव का में बैठे हुए हैं और गांव की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। चाहे वो गांव के दुखों की बात हो, चाहे हास्य हो, जैसे दूल्हा बाबू जैसी कहानी जिसमें ग्रामीण हास्य प्रस्तुत करती हैं। तो वो उन सारी कहानियों के बाद अचानक से इस दिशा में जाने का क्यों मन बनाया, पौराणिक उपन्यास लेकर के आने का क्यों मन बनाया? क्योंकि ज्यादातर लेखक नए प्रयोग से डरते हैं। उनको लगता है कि जब हमें एक जगह पुख्ता पहचान मिल चुकी है और हमारा एक पाठक वर्ग इस पहचान के साथ है, तो हम इसी पहचान के साथ चलते। तो इस दिशा में जाने का मन कैसे बनाया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अटूट बंधन के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। और हेती मुझ तक पहुंचने से पहले आप तक पहुंच गई और मुझे लाइव से करीब थोड़ी देर पहले मुझे ये उपन्यास मिला है। अभी तक मैं ग्रामीण कहानियां लिखती रही हूँ और प्रयास रहा है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं और पाठक उसे पसंद करें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गांव में, शहर में और लगातार रही हूँ दोनों जगहों पर, लेकिन मुझे गांव की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा मतलब ध्यान आकर्षित मेरा करती हैं। आवाज मेरी ठीक आ रही है? हेलो? हाँ बिल्कुल, आवाज हाँ आ रही। ठीक है। तो गांव की जो समस्याएं हैं वो मुझे ज़्यादा अपनी ओर खींचती हैं, जबकि मैं शहर में थी। वहाँ रहते हुए जब मैंने अपनी आँख खोली और क ख सीखने से पहले मैंने ये जाना कि वाल्मीकि होते हैं, कालिदास भी होते हैं, तो मेरा परिचय क ख से पहले उनसे ही हुआ।
और पालन-पोषण के माध्यम से, चूँकि मैं सबसे पोते-पोतियों में छोटी थी, तो बाबा के साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला। तो जिस टाइम मैं थोड़ी-थोड़ी होश में आ रही थी, तो उस टाइम वो वाल्मीकि रामायण का व्यानुशीलन लिख रहे थे। तो एक माहौल सा तो घर में बना ही रहता था। फिर हम लोग गाँव चले गए रहने। तो गाँव में रहते हुए आस-पास की जो परेशानियाँ हैं, तो मैं उसे देख रही थी। तो पहला जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ससुराल और गाँव में मैंने मायके और नैहर ससुराल में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश से किसान किस तरह परेशान हो गए, फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, तो मैं गाँव की ओर तभी आकर्षित हुई। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं गाँव की कहानियाँ लिखूँगी या ऐसा कुछ। फिर बात आती है कि मैं पौराणिक में क्यों आई? इसके पीछे कहीं छोटा-सा एक कारण जो है वो गाँव का ही है कि मैं जब शादी से पहले गाँव में थी, तो मैंने देखा कि वहाँ च्यवनप्राश का जो डब्बा होता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि वहाँ सभी किसान हैं तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जिनके घरों में बड़े-बुजुर्ग हैं, तो हो सकता है कि उनका बहुत अच्छे से देखभाल नहीं हो पाता था। लेकिन वो च्यवनप्राश कोशिश करते थे कि बुजुर्गों को च्यवनप्राश ज़रूर मिले खाने के लिए। हाँ, ये था कि 1 डब्बा करीब 6 महीने भी चल सकता है। तो उस टाइम तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन वो डब्बा कहीं न कहीं मेरे साथ चलता रहा और दूल्हा बाबू कहानी में भी एक लाइन में वो डब्बा आया है च्यवनप्राश का। उसके बाद शादी हुई जो आमतौर पर चलता है चला। लेकिन मैंने देखा कि शादी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी का मैंने बहुत ही क्रूर और विभत्स रूप देखा, कुछ साल पहले करीब 17 में। तो पहला सवाल उठा क्या शादी इसी को कहते हैं? मतलब एक जो नहीं होना चाहिए, एक अमानवीय तरीका शादी का बिल्कुल मान्य नहीं होना चाहिए। तो पहला मन में एक बेचैनी उठी और उस टाइम मैं खोजने लगी कि मैं कुछ ऐसा कोई ऐसा पात्र खोजूँ, जो कि इस तरीके का हो या मतलब मुझे अपने में पूरी तरह लेके डूब जाए। तो मैं महाभारत देख रही थी ससुराल में ही, तो मुझे ध्यान गया एक पेज पलटते हुए कि च्यवन ऋषि की कहानी थी। तो मुझे लगा कि आम जो धारणा है इनके बारे में कि ये युवा हुए च्यवनप्राश से या और भी बहुत तरह की बातें, जबकि बात वैसी नहीं थी। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं इस पे प्रयास करूँ। तो फिर हुआ कि क्या मैं कर पाऊँगी? तो लगा कि देखते हैं शायद मैं कर सकूँ इस चीज़ को। तो जब मैं मुझे याद है कि जब मैंने निर्णय लिया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई चींटी पहाड़ उठाने की कोशिश कर रही हो और बार-बार चींटी समझा रही हो कि बिल्कुल मत उठाना तुम्हारे बस की तो है नहीं। लेकिन एक बेचैनी थी और मैंने सोचा कि देखते हैं। तो 1 साल मुझे अपने भीतर से हाँ सुनने में लगा कि मैं उपन्यास लिख सकती हूँ। और उस हाँ का मैंने बहुत धीरज से इंतज़ार किया, कोई हड़बड़ी मैंने मतलब नहीं दिखाई कि जल्दबाज़ी हो कोई और सुकन्या के अपने भीतर उतरने में या फिर सुकन्या के भीतर उतरने में भी मुझे लंबा समय लगा और फिर 3 साल लगा उपन्यास लिखने में। जी। तो ये जैसे कि आपने बताया कि च्यवन ऋषि और च्यवनप्राश तो सब जानते हैं, पर सुकन्या को आपने चुना और उसके भीतर जी। उतरने में आपको इतना समय लगा। तो प्रश्न ये उठता है कि चूँकि सुकन्या को के भीतर उठने उतरने में इतना समय लगा, तो सुकन्या के जो सूत्र हैं, वो कहाँ से एकत्र किए? क्योंकि हम जब पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं तो च्यवन ऋषि का तो खूब नाम है और च्यवन ऋषि की बातें आती, पर सुकन्या के विषय में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। तो सुकन्या के हुँ। बारे में कहाँ से जानकारी मिली और सूत्र कहाँ से एकत्र सु किए? जब मैंने शुरू किया तो मैं देख रही थी कि जहाँ भी मैंने प्रयास किया तो च्यवन ऋषि ही हैं और च्यवन ऋषि पर भी बहुत डिटेल में नहीं था। मतलब जो चीज़ मैं खोज रही थी कि इनकी शादी का जो माहौल था बस कुछ लाइनों में वो कहानी थी। लेकिन सुकन्या को वही पतिव्रता स्त्री थी और पिता की पुत्री ऐसी थी कि जिन्होंने एक आदेश पर अपना जीवन दे दिया, सुकन्या नाम सार्थक कर दिया। मतलब इतना महिमा मंडित उनको किया गया कि एक सामान्य स्त्री को देवी बना दिया गया। तो फिर मुझे लगा कि अगर एक साधारण स्त्री सुकन्या क्यों नहीं हो सकती है? उसको देवी बनाने और उतना उदार और इतना पतिव्रता बनाने की ज़रूरत क्या थी? और जिस तरीके से उनके साथ शादी हुई, तो क्या एक साधारण स्त्री तैयार हो सकती है उस शादी के लिए? और वो शादी अगर हो भी जाती है, तो समाज क्यों उसे मान्यता प्रदान करता है? किस तरह की शादी में कि एक कहीं न कहीं मतलब भीतर ही भीतर मर रहा हो और दूसरा पक्ष लग रहा हो कि हम जीत रहे हैं, तो ये शादी नहीं होती है।
तो सुकन्या के लिए बहुत सारा मटेरियल मेरे पास नहीं था। बस वो कि महाराजा की बेटी थी तो पिता का नाम था, फिर कहीं भाई का नाम था, बस इस तरीके का। बाकी सारा मतलब मैंने ही किया। एक छोटी-सी कहानी मेरे पास थी। जी। हाँ, तो मतलब ये है ना कि कोई जब हम पौराणिक उपन्यास करते हैं, क्योंकि पुराण तो हमेशा ही कहते हैं कि प्राचीन भले ही हो, लेकिन प्राचीन होके भी कभी प्राचीन नहीं होते हैं और उनको नई दृष्टि से हम आगे लाते जाते हैं और आपने भी उसमें ज़रूर नई दृष्टि दी है। और तो सुकन्या के पात्र में जब आप कह रही हैं इतना जुड़ाव हो गया, तो उस पात्र से निकलने में कितना समय लगा? क्योंकि जब अ, लेखक किसी ऐसी चीज़ में जुड़ता है, तो उससे वो निकलने में भी बहुत समय लगता है। तो उससे निकलने में जी। कैसे समय लगा? सच पूछी तो अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाई हूँ और डूबने में जितना वक़्त उसने लिया था, तो मुझे छोड़ने में भी सुकन्या उतना ही टाइम ले रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये छूटना हो, उससे दूर होना हो, वो स्वाभाविक हो। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती ना हो कि बहुत जल्दबाज़ी में मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा काम पूरा हो गया तो सुकन्या चली गई, ऐसा नहीं है। वो धीरे-धीरे जा रही है, थोड़ा वक़्त अभी और लगेगा। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इसमें कल्पना का भी सहारा लिया होगा अवश्य, तो एक लेखक के लिए जब जब वो पुराण में घुसता है तो कितने प्रतिशत अंदाज़ से, क्योंकि एकदम एग्ज़ैक्ट तो कहा नहीं जा सकता, कल्पना चलती है और कितने प्रतिशत यथार्थ के बिंदु होते हैं? और वो कल्पना यथार्थ जैसी लगने लगे, इसके लिए लेखक किन टूल्स का इस्तेमाल करता है? या आपने किन टूल्स का इस्तेमाल किया कि वो बिल्कुल यथार्थ लगने लगे? पाठक पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, यही बिल्कुल यही हुआ होगा। जो सच्चाई थी वो लगभग आम जो समाज है वहाँ तक पहुँची है, लेकिन पूरी सच्चाई वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो जैसे कि जब उनका आँख छेदा जाता है, तो वो अधूरी सच्चाई पहुँची है, पूरी सच्चाई महाभारत में है एक जगह पर। तो वो जब सच्चाई मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर ये सच आना चाहिए और सुकन्या की दृष्टि से आना चाहिए क्योंकि अभी तक हम च्यवन ऋषि की दृष्टि से ही सब कुछ देखते आ रहे हैं। तो सवाल मैं भूल रही हूँ कुछ, फिर से एक बार आप दोहरा दें। अच्छा, मतलब ये है कि यथार्थ और कल्पना का मिश्रण होता है, तो ये जो कल्पना है वो उसको इस तरीके से कैसे आपने करा कि वो यथार्थ लगने लगे? जहाँ काल्पनिक दृश्य आए, उनको लेखक किस तरह से गढ़ता है? एज़ एक लेखक की तरह सिनेवाली ने कैसे गढ़ा उन किरदारों को? अ, इसमें देखिए बहुत सारा दृश्य ऐसा है जो कि कल्पना का ही किया हुआ है, स्वाभाविक है कि कल्पना होगी ही उसमें और मुझे लगता है कि उन दृश्यों को गढ़ते हुए उसमें आपको खुद उतरना पड़ता है। और जैसे सुकन्या अगर राजमहल में है, तो आपको खुद वैसा महसूस होते-होते खुद ही होने लगता है कि आप कभी सुकन्या की माँ होती हैं, कभी खुद सुकन्या होती हैं, कभी-कभी च्यवन ऋषि भी हो जाते हैं आप। तो इसमें कुछ कोई तय नहीं है नियम कि इतना-इतना मात्रा इसमें सेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस कथा को जीवंत करने के लिए कितना उसमें क्या डालते हैं और उस दृश्य को बनाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। क्योंकि दृश्य बनाना आसान नहीं होता है और ख़ास करके तब जब मैं महसूस कर रही थी कि मैं जब च्यवन ऋषि का प्रणय दृश्य लिख रही थी, उस टाइम मैं भीतर से बहुत परेशान थी और जब मैं प्रणय लिख रही थी तो मुझे लगा कि ये कैसी अजीब स्थिति है कि एक तरफ मैं परेशान हूँ, दूसरी तरफ मैं प्रणय दृश्य लिखा है। तो जो आपके भीतर का लेखक है, वो करवा ले जाता है आपसे वो काम जो वो चाहता है, वो पात्र खुद आपसे निकलवा लेगा। जी। अच्छा, प्रज्ञा जी का सवाल है, उपन्यास से जुड़े ज़रूरी सवालों के विषय में भी बताएँ सिद्धि। तो एक ये उपन्यास आप जो मतलब उपन्यास से मैं जुड़े, तो प्रज्ञा जी आप अगर कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। एक प्रश्न हाँ, और कोई आया है, उसको भी ले लेते हैं। बाबू कृष्ण मुरली सिंह जी का, मिथक पर लिखना सरल है, मिथक में प्रयोग संभव नहीं। हाँ, मिथक को नई दृष्टि से लिखा जा सकता है। इस बारे में बताएँ आप। जी। मैं जैसा मैंने अनुभव किया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मिथक पर लिखना सरल नहीं है, बल्कि ये यथार्थ जो वर्तमान है, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि मिथक में एक सीमा रेखा तय होती है कि आपको उसी सीमा रेखा के भीतर वो सारी बात कहनी है, जो लेखक कहना चाह रहा है। और आप उससे ज़्यादा परे भी नहीं जा सकते हैं। तो और उस परिवेश में जाना होता है जो आपने कभी देखा भी नहीं है। सिर्फ़ कहीं पढ़ा है या फिर सुना है, लेकिन अब वर्तमान में है तो आप देख रहे हैं आस-पास सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है मिथक आसान नहीं होता है लिखना।
और ख़ास करके तब जबकि जो कहानी कही जा चुकी है, तो उसपे कई सारे सवाल आसानी से उठ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आपने ऐसा क्यों लिखा? और उस टाइम में ऐसा नहीं था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम है मिथक पर लिखना। बिल्कुल। और ये दृष्टि देना ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम किसी भी जब पौराणिक कथा को लिखते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमने उस काल को इस काल के से जोड़ दिया है। हम एक मतलब सूत्र बनाते हैं कि आज, जैसा कि आपने शुरू में अपने उसमें कहा भी, कि आज अगर सुकन्या होती तो क्या करती? तो कहानी को समकाल से जोड़ा जाता है। जोड़ा। तो एक सुकन्या को की समकालीनता के बारे में बताएं। यही जो मैं पूछ रही थी, वही प्रज्ञा जी का भी प्रश्न आ गया कि इस मिथक की समकालीनता के बारे में बताएं। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने प्रयास तो किया है, अगर आप पढ़ें और उस चीज़ को मतलब अच्छा लगे तो क्योंकि बताना अब मुश्किल मुझे थोड़ा लग रहा है हाँ, तो कि ये वो ठीक है। अब हाँ, हाँ, कि अब अभी आप किताब आ खोलेंगे नहीं, गई लेकिन है। आपने समकाल से जोड़ा है उसको कि आज की बिल्कुल, स्त्री मैंने पूरा प्रयास किया है कि अभी के समय को लेकर सुकन्या की बात हाँ, कही जाए। क्योंकि वो जी, कथा तो कही जा चुकी है जो पहले लिखी जा चुकी है, अगर मैं सेम वही करूँ तो फिर मतलब क्या है कहने का कुछ भी। हाँ, तो बिल्कुल, वर्तमान बिल्कुल, समय से मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात कही, ताकि लोग पढ़ें और उनको पता चले कि समकाल से किस तरीके से जोड़ा गया है, क्योंकि वही मुख्य दृष्टि है, वही मुख्य बिंदु है उपन्यास का। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने उनका पढ़ा था, अ, कई उपन्यास पढ़े जिसमें नई दृष्टि को देख करके नए ढंग से सोचना ही उनका मुख्य बिंदु, उसके लेखन का मुख्य हुँ, बिंदु होता है। तो अभी मुख्य बिंदु पे पर्दा रखा जाए और हुँ, पाठक पढ़ें और जाने कि इस विषय में कैसे काम किया। अच्छा, जैसे कि एक छोटा सा अंश जो अटूट बंधन में प्रकाशित हुआ या कहीं और भी प्रकाशित हुए हैं अंश, तो वो पढ़े तो मैंने देखा कि इसकी भाषा बहुत सुंदर है। इसमें एक अलग तरह की मिठास है, एक अलग तरह की सुगंध है, और यहाँ तक कि एक मतलब एक अलग काल में ले जाती है। तो 2 प्रश्न भाषा से संबंधित हैं। पहला प्रश्न कि किसी काल विशेष की रचना को जोड़ने को लिखने के समय उस तरह की भाषा का प्रयोग कितना ज़रूरी है? आप याद करिए महाभारत सीरियल या फिर मिर्ज़ा गालिब, रामायण या फिर मुग़ल-ए-आज़म या आम्रपाली को। तो सभी कुछ समय पहले की फ़िल्में हैं या सीरियल हैं, तो अभी भी उनकी भाषा या उनका जो वस्त्र वेशभूषा है, सभी कुछ पौराणिक है, ताकि जो उन्हें देखे एकदम से जुड़ जाए। उनको जुड़ने में समय ना लगे, वही अपनापन महसूस हो जो वो महसूस करना चाहता है दर्शक के रूप में। तो दर्शकों का उनसे जुड़ना एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने उस माहौल को लाके खड़ा किया था सबके बीच में। तो मुझे लगा कि अगर मैं च्यवंत ऋषि की बात करूँ या सुकन्या की बात करूँ, तो अभी अगर मैं वर्तमान की भाषा लूँगी, तो कहीं न कहीं वो न्याय नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। तो अगर पढ़ें पाठक इसे, तो उसी काल में खुद को महसूस करें कि वो पहुँच गए हैं और हमारे पास सिर्फ़ शब्द होते हैं, किसी भी बात को ज़ाहिर करने के लिए, चाहे हम वातावरण निर्माण करें या वेशभूषा कुछ भी, तो सिर्फ़ शब्द होते हैं कि आप दिखा सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि वही काल महसूस हो पाठकों को। बिल्कुल। और जी। अनामिका जी ने जैसे लिखा है कि ये एक तरह से पाठकों को बांधे रखने के लिए एक मंत्र भी हो जाता है, क्योंकि पाठक उस काल में पहुंचेगा। जैसे अगर आधुनिक काल में कोई लिख रहा है और किसी यंग बच्चे की बात है, तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जिसमें इंग्लिश बहुत ही मिली हुई होती है, तो वो उस काल की कहानी के लिए वो जरूरी हो जाता है। अगर तो उसी तरह हुँ, से पौराणिक काल में जाने के लिए भाषा बहुत जरूरी हो जाती है। हुँ। और चूंकि भाषा आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत मतलब मंत्रमुग्ध कर लेने वाली है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की भाषा पे आपने कैसे काम किया और किस तरह से ऐसी भाषा आप लेके आ पाई। सच पूछिए तो मैंने बहुत मेहनत भाषा के लिए नहीं की है, क्योंकि ये मेरे भीतर था। अच्छा। मैं जैसा कि मैंने बताया कि क, ख सीखने से पहले मैं वाल्मीकि और कालिदास के बारे में सुनती जानती थी। क, ख तो मैंने थोड़ा पढ़ाई की डर से देर से सीखा था। तो उसके पहले मैं समझने लगी थी कि कालिदास कोई है और या उनका श्लोक कोई है। तो उस वो मेरे भीतर थी। मैं जो महसूस करती हूँ कि कोई घटना मुझे जगाती है। जैसे कि किसानों से मुझे किसी घटना ने जोड़ा और पौराणिक से मुझे किसी घटना ने जोड़ा। तो भाषा अपने आप आ गई। हाँ, ये था कि उस वातावरण को का निर्माण करने के लिए ये मुश्किल था कि वो जीवंत लगे, तो इसके लिए तो प्रयास करना पड़ा मुझे।
और मुझे लगता है कि पाठकों को अच्छा लगेगा पढ़कर। चलिए, तो इतनी मेहनत करी है, मतलब भले ही आपने उसको जो है आपके अंदर से आ गई वो भाषा, लेकिन वो पढ़ने में पाठक को बहुत मंत्रमुग्ध कर रही है और उस भाषा से बहुत जुड़ाव महसूस हो रहा है। वो काल को खड़ा करने में एक सहायक टूल की तरह काम कर रही है। तो जो आजकल लिखे जा रहे हैं पौराणिक चरित्र, जिनमें भाषा का इस तरह से प्रयोग नहीं होता है, और वो कहीं न कहीं कमज़ोर इसलिए भी साबित लगने लगते हैं क्योंकि हम उस काल से नहीं जुड़ पाते हैं। हम उसको समकालीनता से तो जोड़ देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक पाठक के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं उस काल को खड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाषा का बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका होती है उस काल को खड़ा करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप जो है ये बताइए, एक छोटा-सा अंश अगर आप पढ़ सकें तो अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं पढ़ती हूँ। जिन्होंने उसमें पढ़ लिया है, उन्होंने पढ़ लिया है, जो सुनने आए हैं वो सुनेंगे भी। जी, तो मैं करीब 2 पेज पढ़ती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये दृश्य है जब जबन ऋषि सुकन्या से विवाह की घोषणा कर चुके हैं। उसके बाद सुकन्या क्या महसूस कर रही है, मैं वो पढ़ती हूँ। अच्छा। च्यवन ऋषि क्रोध से कांपते हुए पिताश्री के निकट आकर बोले, हे औनिप, दंभ के लिए क्षमादान नहीं दिया जाता, बल्कि उसे मर्दित किया जाता है। उनकी दुर्बल काया से विनाशकारी ध्वनि निकली। घमंड से उन्मत्त तुम्हारी पुत्री से मैं विवाह करूंगा, इसी में तुम सबका कल्याण है। विवाह, ये सुनते ही असंख्य उल्कापिंड एक साथ मुझ पर गिर पड़े। उनकी वाणी से सहस्रों सर्प एक साथ फुफकार उठे। उन क्रोधोन्नमत शब्दों से विषरूपी अग्नि प्रवाहित हो रही थी। क्या विवाह शब्द इतना विस्फोटक, इतना विनाशकारी हो सकता है, जिसका नाम लेने मात्र से मैं प्रचंड वायु वेग में छिन्न भिन्न लता की भांति हो गई। तो क्या विवाह करके मुझे दंडित करना चाहते हैं? क्या विवाह दंड का पर्याय है? मुझे दर्पी कह रहे हैं, जबकि स्वयं तपोबल के दर्प से चूर हैं। ये कैसे तपस्वी हैं, जिनमें प्रेम, करुणा, क्षमा आदि मानवीय गुण भी नहीं, वरन तामसी प्रवृत्ति की लपटें उठ रही हैं। ये तपस्वी के भेष में षड्यंत्रकारी हैं। इस घोर निंदनीय कृत्य के सूत्रधारक ये स्वयं है। इस दुष्ट अधम मेमंत ने यदि मेरा नाम लेकर मुझे नहीं पुकारा होता, तो मैं इस बांबे के निकट आती ही क्यों? मैं तो सरोवर से ही लौट रही थी। इन्होंने मुझे पुकारा। प्रथम बार मैं इनके दुर्बल स्वर को भ्रम जानकर लौट रही थी। पुनः इन्होंने पुकारा। मैं ये विचार कर उस विमोट के समक्ष आई कि कोई संकट में मुझे सहायता हेतु पुकार रहा होगा। मुझे अवश्य जाना चाहिए, परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि ऐसा करने के लिए ये मुझे स्वयं प्रेरित कर रहे थे। इनके चक्षु को मैं दुर्लभ वस्तु समझकर कौतूहलवश उससे परीक्षण करने लगी। उस समय इन्होंने अपना मौन क्यों नहीं तोड़ा? क्यों नहीं बोले कि तुम्हारा कौतूहल मेरे नेत्र को भेद रहा है? ये अलौकिक वस्तु मानव चक्षु है। मेरा नाम पुकार सकते थे तो इतना अवश्य बोल सकते थे। यदि मुझे सचेत कर दिया होता तो मुझसे ये कुकर्म न होता। मैं जिस समय इनके नेत्र भेद रही थी, तब उस पीड़ा को सहन कर मौन रहने का क्या अभिप्राय हो सकता है? निसंदेह मुझे अपने षड्यंत्र में फंसाकर अपराधिनी घोषित करना। अपने कष्ट के लिए ये स्वयं उत्तरदायी हैं। मेरी स्वाभाविक जिज्ञासा, मेरे कौतूहल का इतना भीषण दंड कि दंडावधि भी निश्चित नहीं, आजीवन। आह, विवाह कल्पना में कितना आनंददायक था। काम्य पुरुष, कंदर्प पुरुष के संग अनंत कल्पनाएं, सुखद स्वप्न। यथार्थ में विवाह इतना ध्वंसक एवं अतीव कष्टकारी होगा, तनिक भी भान न था। हा हंत, मेरा मानव धर्म ही मेरा जीवन नष्ट कर देगा, ज्ञात न था। मैं अपना कर्तव्य जानकर सहायतार्थ उस बामी के निकट गई थी। ज्ञात न था वहां फनीश का वास है। क्या तपोबल भी अस्त्र शस्त्र की भांति विनाशकारी होता है? मैं पूछती हूँ देवताओं से कि तप के माध्यम से आपको पात्रों को इतनी शक्ति क्यों देते हैं? वे इसका दुरुपयोग किसी का जीवन नष्ट करने के लिए करें। हे देव, क्या आप इस पाप के भागी न होंगे? क्या मेरी अंतर्वेदना के उत्तरदायी आप न होंगे? मुझे भय है कि भविष्य में आपसे प्राप्त सिद्धियों एवं शक्तियों का दुरुपयोग पृथ्वी पर भीषण युद्ध, रक्तपात एवं अतीव कष्ट का कारण बनेगा। मेरे विवाह में गृहस्थ जीवन की कल्पनाओं पर वज्रपात हुआ। क्या ऋषिवर का ये घृणित आचरण, ये दुस्साहस मेरे अधिकार का हनन नहीं कर रहा?
संसार को छलपूर्वक स्त्री से विवाह करने, उस पर अधिकार स्थापित करने का अनुचित संदेश नहीं दे रहा? क्या कामांध तपस्वी का तपस्या में रत होकर काम जाग पड़ा? इनके चक्षु मुझे विहार करते देख लालायित हो उठे। उस दुर्भाग्यशाली क्षण से पूर्व यदि बाम्बी उस अलौकिक वस्तु से प्रकाशवान हो रही होती, तो अवश्य ही विहार करते हुए उस ज्योति पुंज पर दूर से ही सबकी दृष्टि जाती। ये अति वृद्ध एवं क्रोधी तपस्वी क्या राजकन्या से अर्थात मुझसे विवाह करने की उद्घोषणा कर रहे थे, जिनकी आयु का भी मुझे अनुमान नहीं। राज्य, वैभव, रूप, यौवन क्या है इनके पास? क्या विवाह की योग्यता मात्र पुरुष होना ही है? राजकुमारी एवं वृद्ध तपस्वी का क्या संयोग? मुझे कोई ऋषि भी स्वीकार होता यदि मैं स्वयं उनका चयन करती। बलात् किसी स्त्री पर अधिकार विवाह कदापि नहीं हो सकता। राजा के समक्ष स्त्री हरण की घोषणा, इस दुस्साहस के साथ ही अविलंब मृत्यु दंड की घोषणा होनी चाहिए। न्यायाधीश, प्रजापालक, महाराज, आपका न्याय कहाँ है? आपकी दंड नीति क्या कहती है? बहुत सुंदर अंश, और सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भाषा जो है वो बहुत प्रभावशाली। वंदना गुप्ता जी लिख रही हैं, काल को रेखांकित भाषा के साथ एक उपेक्षित पात्र को सम्मुख लाने का तुम्हारा प्रयास सराहनीय है सिनी। कब से इस उपन्यास की प्रतीक्षा थी, हमारी इच्छा आज पूरी हुई। किरण सिंह जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर अंश। अनामिका जी लिख रही हैं, सुनते हुए ऐसा लग रहा है मंच पर नाट्य दृश्य चल रहे हो। कविता वर्मा जी कह रही हैं, उन्होंने भी भाषा के लिए कहा है कि भाषा बहुत ही सुंदर है और उसका प्रवाह भी अद्भुत है। तो बहुत जरूरी प्रश्न उठाए गए हैं इस उपन्यास में, और उम्मीद है कि ये उपन्यास पाठकों को जरूर पसंद आएगा। लेकिन चलते चलते एक प्रश्न और कि इसका नाम हेती रखा, तो हेती का अर्थ क्या है? बहुत से पाठक ये जानना चाहेंगे कि हेती का क्या अर्थ है। हेती का अर्थ होता है आग की लपट, और इस उपन्यास में हेती शब्द 2-3 बार आया है। तो बाकी तो अर्थ इसका उपन्यास पढ़ने के बाद और खुलेगा। हाँ, ठीक है। तो अब चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही है, तो एक बार फिर से उपन्यास, और ये बड़े सुखद संयोग है कि मेरे पास आज ही आ गया, और मैंने आज ही लगभग 132 पेज पे मैं हूँ काफी पढ़ लिया है। तो इसका एक तरह से एक विमोचन भी हो गया, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि इस कुछ प्रश्न करेंगे इस उपन्यास के बारे में, और जिससे कि जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं भाषा को लेकर के, जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं एक ऐसे पात्र को लेकर के जिसने इतना समय और इतनी मेहनत मांगी एक उपन्यास को लिखने के लिए, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी बातें हुई कि एक पुस्तक मेले से पहले ही इस पर बात हुई, और अब अटूट बंधन का ये सिलसिला फिर से हेती के माध्यम से, हेती की जो अग्नि की लपटें हैं उसके माध्यम से जो इसका विश्राम काल था वो समाप्त होगा, और ये फिर से आगे और किताबों पे भी बात होगी। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बात मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ी देर पहले उपन्यास मिला है, और लिंक भी मुझे बस ऑनलाइन आने से पहले थोड़ी देर पहले मिला है, तो मैं लिंक शेयर करती हूँ। अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो लिंक शेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी शेयर हो जाएगा, और सब जगह जहाँ जहाँ ये शेयर हुआ है वहाँ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोग उपन्यास पढ़िए और देखिए कि सुकन्या को क्या दृष्टि दी है सिनीवाली जी ने, क्योंकि उनकी ग्रामीण कथाओं के तो हम सब लोग प्रशंसक हैं। अब ये पौराणिक कथा उनकी मतलब उनकी जो कथा यात्रा है उसको कितना आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।